आज हमारा मिशन सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए इन अनुच्छेदों को रटना बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य है इन रूखे लगने वाले कानूनी पन्नों के पीछे छिपे उस लोकतंत्र के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करना। मतलब हम ये समझेंगे कि ये नियम क्यों बनाए गए और ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं हमारे स्रोत के उस हिस्से से जो संसद के मूल ढांचे की बात करता है। स्रोत बताता है कि अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 मुख्य अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और ये सिस्टम काफी हद तक ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिया गया है। राइट। पर इसमें एक अजीब बात है। क्या? ढांचा तो 3 लोगों का है, लेकिन एक विरोधाभास भी है। हाँ, राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर। एग्जैक्टली। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, न लोकसभा के न राज्यसभा के। वो रोजमर्रा की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेते, न ही बहसों में शामिल होते हैं। तो फिर उन्हें अभिन्न अंग क्यों माना गया है? क्योंकि उनके बिना संसद का ढांचा पूरा हो ही नहीं सकता। कोई भी कानून उनके हस्ताक्षर के बिना नहीं बन सकता। इसे समझने के लिए ना मैं संसद की तुलना एक परिवार से करना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। तो कल्पना कीजिए कि संसद एक बड़ा संयुक्त परिवार है। बिल्कुल। इस परिवार में जो राज्यसभा है वो घर के बुजुर्गों यानी हाउस ऑफ एल्डर्स की तरह है। बिल्कुल, अनुच्छेद 80 के तहत। हाँ, स्रोत के अनुसार ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 ऐसे लोग हैं जिन्हें कला, विज्ञान या साहित्य में योगदान के लिए सीधे मनोनीत किया जाता है। और दूसरी ओर हमारी लोकसभा है। राइट। लोकसभा इस परिवार के युवाओं की तरह है। अनुच्छेद 81 ये निम्न सदन है जिसमें अधिकतम 550 सीटें होती हैं और ये बहुत ऊर्जा से भरी होती है। लेकिन हर 5 साल में पूरी तरह से बदल जाती है। बिल्कुल। और इसी पारिवारिक रूपक को अगर हम आगे बढ़ाएं ना, तो राष्ट्रपति उस परिवार के मुखिया की तरह है। हाँ, जो शायद बैठक कक्ष में रोज की बहस का हिस्सा न हो, लेकिन परिवार के जो भी बड़े फैसले हैं, मतलब जो विधेयक पास होते हैं, हाँ, वो तब तक कानून का रूप नहीं ले सकते जब तक उन पर इस मुखिया के हस्ताक्षर ना हो जाएं। यार, ये बैलेंस बहुत जरूरी है ना? लोकसभा सीधे जनता की तात्कालिक भावनाओं का, उनके गुस्से का प्रतिनिधित्व करती है। वो जनादेश के साथ हर 5 साल में बदल सकती है, लेकिन राज्यसभा ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ तात्कालिक भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में ना लिया जाए। मतलब राज्यसभा उस प्रणाली में एक ठहराव लाती है। एग्जैक्टली। वो अचानक होने वाले राजनीतिक बदलावों के झटकों को सोखने का काम करती है। यही कारण है कि इसे कभी भंग नहीं किया जाता। अच्छा, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं ना? हाँ, जिससे एक साइकिल बना रहता है ताकि देश का प्रशासन कभी भी शून्यता या किसी वैक्यूम में ना जाए। और समय के साथ ना इस परिवार में कुछ बदलाव भी हुए हैं। स्रोत में एक बहुत अहम संशोधन का जिक्र है, 104वां संविधान संशोधन। 2019 वाला। राइट, जिसके जरिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। सही बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो ध्यान खींचने वाली बात है ना, वो सीटों की संख्या को लेकर है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत लोकसभा की जो सीटें हैं उन्हें 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। और ये सीटों को फ्रीज करने का जो फैसला था ना, वो उस समय की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जरूरत थी। वो कैसे? देखो, 1970 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। केंद्र सरकार राज्यों को आबादी कंट्रोल करने के लिए बोल रही थी। अब सोचिए, अगर संसद की सीटें सीधे तौर पर जनसंख्या के अनुपात में बढ़ती रहती, तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया उनकी सीटें कम हो जाती। एग्जैक्टली। संसद में उनका प्रभाव घट जाता। ये तो अच्छे काम के लिए सजा देने वाली बात हो जाती। राइट। इसलिए तय किया गया कि 1971 की जनसंख्या को ही बेस माना जाएगा, ताकि किसी भी राज्य को राजनीतिक नुकसान न उठाना पड़े। यार, ये वाकई एक बहुत ही दूरदर्शी कदम था। बिल्कुल। अब जब हमने इस ढांचे को समझ लिया है, तो अगला कदम ये समझना है कि इन सदनों में पहुंचने की शर्तें क्या हैं। अनुच्छेद 84 बताता है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। हाँ, लेकिन हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, और मुझे ये बात हमेशा से बहुत खटकती है। क्या बात? आज के दौर में ना हम देखते हैं कि एक मामूली सी नौकरी के लिए, मान लीजिए किसी ऑफिस में डेटा एंट्री क्लर्क ही बनना है, डिग्रियां मांगते हैं। हाँ। लंबी चौड़ी डिग्रियों की मांग होती है। लोग सालों साल पढ़ाई करते हैं,
लेकिन जो लोग 140 करोड़ लोगों का देश चला रहे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था, रक्षा, शिक्षा की नीतियां बना रहे हैं, उनके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, चुनाव लड़ने के लिए कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया ही नहीं है। क्या ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी नहीं है? देखो, ये एक बहुत ही स्वाभाविक और तीखा सवाल है। पहली नजर में ये खामी लग सकती है। तो फिर इसके पीछे का तर्क क्या है? अगर हम 1947 के भारत की स्थिति पर गौर करें ना, तो नजरिया बदल जाता है। जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश की साक्षरता दर बहुत कम थी। शायद 12-15% के आसपास। एग्जैक्टली। अब अगर उस समय चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षणिक शर्त थोप दी जाती, तो देश की 85% से ज्यादा आबादी अपने ही जनमत का प्रतिनिधित्व करने से वंचित रह जाती। हो, मतलब वो तो एक तरह का एलिटिज्म हो जाता। हाँ, जहां केवल कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग ही पूरे देश के लिए फैसले लेते। तो ये कोई खामी नहीं है। मतलब ये भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हर नागरिक को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, अपनी आवाज उठाने का अधिकार देने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। बिल्कुल, यही इसका कोर दर्शन है। लोकतंत्र में समझदारी या जनसेवा की भावना ना किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की मोहताज नहीं होती। सही बात है। एक अनपढ़ किसान भी अपनी जमीन, अपनी फसल और अपने गांव की समस्याओं को एक पढ़े लिखे अधिकारी से बेहतर समझ सकता है। और संसद में उस किसान का प्रतिनिधित्व होना उतना ही जरूरी है जितना किसी अर्थशास्त्री का। एग्जैक्टली। यार, ये तर्क वाकई सोचने का नजरिया बदल देता है। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि अंदर आने के लिए भले ही डिग्रियों की जरूरत ना हो, लेकिन एक बार आप सदन के अंदर पहुंच गए तो नियम बहुत सख्त हो जाते हैं। बहुत सख्त। अनुच्छेद 101 और 102 के तहत। हाँ, स्रोत के अनुसार अगर कोई सांसद बिना सूचना के 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता सीधे समाप्त की जा सकती है। और एक और दिलचस्प नियम है, अनुच्छेद 99। अगर कोई सदस्य बिना शपथ लिए सदन में बैठता है तो उस पर 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना है। हाँ, और लाभ के पद या दिवालियापन के आधार पर भी अयोग्यता के कड़े नियम हैं। यह अनुशासन बताता है कि सांसद होना कोई प्रिविलेज नहीं, एक गंभीर जिम्मेदारी है। बिल्कुल, पर वो 60 दिन वाला नियम वो इसलिए है ताकि जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो अपने काम को हल्के में न लें। अगर वो गायब है, मतलब उनके क्षेत्र की आवाज सदन में गूंज ही नहीं रहे। राइट। लेकिन वो बिना शपथ लिए बैठने पर 500 रुपए का जुर्माना। आज के समय में 500 रुपए तो बहुत छोटी रकम है। क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक सजा है? देखो, यहाँ बात 500 रुपए के मूल्य की नहीं है। तो फिर ये नियम शपथ की पवित्रता को दिखाता है। जब तक कोई व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेता, वो आधिकारिक रूप से सांसद नहीं होता। शपथ वो नैतिक बंधन है जो उसे जवाबदेह बनाता है। उसके बिना सदन में वोट करना या बहस करना, वो पूरी प्रक्रिया का मजाक उड़ाना माना जाएगा। सही कहा। तो चलिए मान लेते हैं कि सदस्य चुन लिए गए, अनुशासित भी हैं। पर अब सवाल ये है कि ये 500 से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? ये तो पूरी तरह से अराजकता या केओस हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, अगर नियम ना हो तो। हाँ, तो स्रोत बताता है कि ये मशीनरी सत्रों या सेशंस के जरिए काम करती है। साल में 3 मुख्य सत्र होते हैं, बजट, मॉनसून और शीतकालीन सत्र, जिसमें बजट सत्र सबसे लंबा होता है। राइट। और अनुच्छेद 85 के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और पता है, 6 महीने की ये सीमा लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोकने का एक बहुत बड़ा टूल है। वो कैसे? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार चाहे कितने भी भारी बहुमत में क्यों ना हो, वो संसद का सामना करने से बच नहीं सकती। हाँ, उसे हर 6 महीने में सदन में आना ही होगा। बिल्कुल। विपक्ष के सवालों का सामना करना होगा और अपने काम का हिसाब देना होगा। ये कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण का एक बेहतरीन तरीका है। इस कामकाज में एक और दिलचस्प पहलू है, अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। स्रोत बताता है कि जब नई सरकार बनती है या हर साल के पहले सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। राइट। और इस अभिभाषण को देखकर ना मुझे एक बहुत दिलचस्प छवि याद आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी फिल्म का सुपरस्टार अभिनेता मंच पर आता है। पूरी स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे बैठे निर्देशकों ने लिखी होती है। एग्जैक्टली। और वो निर्देशक हैं हमारे केंद्रीय कैबिनेट। बिल्कुल सही एनालॉजी है। राष्ट्रपति अपनी तरफ से कोई नई नीति घोषित नहीं करते, वो चुनी हुई सरकार के विजन को ही अपनी आवाज देते हैं।
ये संसदीय मर्यादा का प्रतीक है। और सदन की इस कार्यप्रणाली में कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनके अधिकार काफी अनूठे हैं, जैसे महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 88। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि एजी संसद के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। ऐसा क्यों है कि देश का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी बोल तो सकता है पर वोट नहीं दे सकता? क्योंकि अटॉर्नी जनरल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। अब चूंकि संसद का काम कानून बनाना है, तो बहसों के दौरान कई बार कानूनी पेचीदगियां आती हैं, तब एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो एजी वो कानूनी स्पष्टता देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार यानी वोटिंग का अधिकार वो सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए, इसलिए उन्हें वोट का अधिकार नहीं है। राइट। और इसी तरह का एक मिलता जुलता नियम उपराष्ट्रपति के साथ भी है, अनुच्छेद 89 के तहत। हाँ, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बिल्कुल, लेकिन चूंकि वो सदन के सदस्य नहीं होते, इसलिए वो सामान्य मतदान में भाग नहीं लेते। वो सिर्फ तब अपना निर्णायक मत या कास्टिंग वोट देते हैं जब दोनों पक्षों के वोट बिल्कुल बराबर हो जाएं। ताकि कोई फैसला अटके नहीं। हाँ? अच्छा, इन विशेष भूमिकाओं के अलावा संसद के सुचारू संचालन के लिए ना सांसदों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, अनुच्छेद 105 के तहत। हाँ, संसदीय विशेषाधिकार। राइट। स्रोत में इसका विशेष उल्लेख है। इसके तहत सांसदों को सदन में कुछ भी बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्होंने सदन के भीतर जो भी कहा है उसके लिए उन पर बाहर किसी भी कोर्ट में मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन यार, क्या ये एक तरह का लाइसेंस नहीं है? क्या इससे ये खतरा नहीं पैदा होता कि सांसद अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, ये चिंता अक्सर जताई जाती है, लेकिन इस विशेषाधिकार का उद्देश्य किसी सांसद को निजी तौर पर बचाना नहीं है। तो फिर इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य संसद की स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित रखना है। कल्पना कीजिए, अगर कोई सांसद सदन में किसी ताकतवर कॉर्पोरेट के खिलाफ कोई मुद्दा उठाने से डरे, हाँ, कि बाहर निकलते ही उस पर करोड़ों की मानहानि का केस हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो क्या वो कभी जनता की सच्ची आवाज बन पाएगा? नहीं, वो तो चुप ही रहेगा। हाँ, ये विशेषाधिकार उन्हें बिना किसी कानूनी डर के निर्भीकता के साथ सच्चाई सामने लाने की आजादी देता है। और हाँ, सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखने का काम स्पीकर का होता है, अदालतों का नहीं। यार, ये पॉइंट बहुत सॉलिड है। यह आजादी और नीतियां बनाने की बात तो ठीक है, लेकिन किसी भी देश को या कह लें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का जो सबसे अहम हिस्सा है, पैसा। बिल्कुल, पैसा, वित्तीय शक्तियां। अब बात करते हैं कि संसद खजाने को कैसे कंट्रोल करती है। हमारे स्रोत में इसे बहुत डिटेल में समझाया गया है। अक्सर जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर गतिरोध होता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। हाँ, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। राइट। लेकिन जब बात धन विधेयक या मनी बिल की आती है, अनुच्छेद 110, तो ये संयुक्त बैठक का नियम लागू ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। स्रोत बताता है कि धन विधेयक पर केवल लोकसभा का एकाधिकार है। राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है या सिर्फ सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना लोकसभा के लिए जरूरी भी नहीं है। मतलब राज्यसभा को तो यहाँ लगभग डमी बना दिया गया है। सिर्फ 14 दिन। क्या ये दोनों सदनों के बीच एक बहुत बड़ा असंतुलन नहीं है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये असंतुलन लग सकता है, लेकिन इसके पीछे लोकतंत्र का सबसे बुनियादी उसूल काम कर रहा है। कौन सा उसूल? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं। अच्छा। लोकसभा वो सदन है जो सीधे देश की जनता द्वारा चुना जाता है। धन विधेयक का सीधा संबंध इस बात से है कि जनता से कितना टैक्स वसूला जाएगा और वो पैसा कहाँ खर्च होगा। संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड से। बिल्कुल। तो जनता की कमाई पर अंतिम नियंत्रण केवल उसी सदन का होना चाहिए जो सीधे जनता को जवाबदेह है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, सीधे जनता का नहीं। राइट। इसलिए खजाने की चाबी लोकसभा के पास है। एग्जैक्टली। खजाने से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी बहुत हैरान करने वाले हैं। हम साल भर जिस चीज की चर्चा करते हैं, बजट, स्रोत के अनुसार अनुच्छेद 112 में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। हाँ, संविधान इसे महज वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। तो ये बजट शब्द आया कहां से? असल में ये एक फ्रांसीसी शब्द है, बूझे, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। अरे वाह। हाँ, पुराने समय में वित्त मंत्री उसी में अपने कागजात लाते थे। अब संविधान तो औपचारिक शब्दावली का प्रयोग करता है ना, इसलिए वहां इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अच्छा, तो ये विवरण या बजट सदन में पेश हो गया
बहस हो गई, नीतियां बन गई कि किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा। लेकिन खजाने से असल में पैसा कैसे निकलता है? क्या वित्त मंत्री सीधे जाकर सरकारी तिजोरी खोल लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहीं पर एक बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी चीज आती है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल। ये क्या होता है? इस विनियोग विधेयक को ना आप सुरक्षित तिजोरी का एटीएम पिन समझ सकते हैं। एटीएम पिन? हाँ, संचित निधि वो विशाल तिजोरी है जिसमें सरकार की कमाई रखी है। अब भले ही संसद ने बजट पास कर दिया हो, लेकिन इस तिजोरी का ताला तब तक नहीं खुलता जब तक कि अप्रोप्रिएशन बिल संसद से पास नहीं हो जाता। ओह, मतलब ये कानूनी रूप से सरकार को अधिकार देता है पैसे निकालने का। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, अनुच्छेद 111 के तहत इस धन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति की शक्तियां भी बहुत लिमिटेड हैं। वो इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते। उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। इसका मतलब खजाने पर चुनी हुई सरकार की पकड़ सच में बहुत मजबूत है। और ये कड़ा नियंत्रण इसीलिए है ताकि सरकार के कामकाज में कोई वित्तीय रुकावट ना आए। अगर पैसे निकालने की प्रक्रिया बहुत उलझी हुई होगी या राष्ट्रपति से बार बार अटकाएंगे तो देश का रोजमर्रा का प्रशासन ही ठप पड़ जाएगा ना। सही बात है। अब तक की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि संसद के पास नियम बनाने और खजाने को कंट्रोल करने के कितने व्यापक अधिकार हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या ये शक्ति असीमित है? क्या संसद निरंकुश है? इस शक्ति की सीमाएं कहाँ तय होती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा स्रोत इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा की ओर इशारा करता है, अनुच्छेद 121 और 122। बिल्कुल। संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो स्पष्ट करते हैं कि संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। हाँ, जब तक कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन न हो। राइट। और ठीक इसी तरह दूसरी तरफ से भी एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही या प्रक्रिया की किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकते। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस व्यवस्था को देखकर ना मुझे लगता है कि हमारी संसद और न्यायपालिका ये दोनों किसी साइफाई फिल्म के दो समानांतर ब्रह्मांडों की तरह हैं। पैरेलल यूनिवर्स। हाँ, दोनों एक ही देश में एक ही समय पर काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के रास्ते में न आने का पक्का समझौता किया हुआ है। उनके बीच एक अदृश्य दीवार है। और ये अदृश्य दीवार हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी कवच है। जरा सोचिए, अगर न्यायपालिका संसद की हर रोज की राजनीतिक बहस में दखल देने लगे कि सांसदों को क्या बोलना चाहिए। हाँ, या दूसरी तरफ संसद के सदस्य जजों के रोजमर्रा के फैसलों पर कीचड़ उछालने लगे, तो पूरी संवैधानिक व्यवस्था कुछ ही दिनों में चरमरा जाएगी। बिल्कुल। ये नियम सुनिश्चित करता है कि दोनों संस्थाएं एक दूसरे का सम्मान करें और स्वतंत्र रूप से काम करें। यही चीज लोकतंत्र को तानाशाही या अराजकता में बदलने से रोकती है। So what does this all mean? तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस गहन चर्चा में हमने जो कुछ भी डिकोड किया है वो ये साबित करता है कि ये सारे प्रावधान सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रटे जाने वाले नीरस तथ्य नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये वो जीवंत नियम हैं, वो जटिल कोड हैं जो 140 करोड़ लोगों के जीवन को हर दिन व्यवस्थित रखते हैं। ये वाकई हमारे देश का एक बहुत ही शानदार ढंग से लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? क्या? कि ये कठोर होते हुए भी लचीला है। ये समय के साथ खुद को अपडेट करने की क्षमता रखता है, वो भी अपनी मूल संरचना और लोकतांत्रिक आत्मा को खोए बिना। यार, बहुत सही बात कही। और उसी अपडेट से जुड़ाना एक बहुत ही विचारोत्तेजक मुद्दा यहाँ उभर कर आता है। हमने शुरुआत में स्रोत के हवाले से बात की थी कि सीटों के परिसीमन को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया है। हाँ, सीटों की संख्या पर ताला लगा हुआ है। राइट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अभी वर्ष 2026 में ही जी रहे हैं। बिल्कुल, ये वही साल है जब ये ताला खुलने वाला है। एग्जैक्टली। तो यहाँ एक ऐसा सवाल छूट जाता है जिस पर श्रोताओं को भी गहराई से सोचने की जरूरत है। जब नई जनगणना के आधार पर सीटों का दोबारा परिसीमन होगा तब क्या होगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हाँ। जिन दक्षिणी राज्यों ने पिछले 50 सालों में जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है, क्या उन्हें संसद में अपनी सीटें खोकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और जिन उत्तरी राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, क्या लोकसभा में उनका दबदबा और अधिक बढ़ जाएगा?
क्या ये भारत की संसद का नक्शा और पूरे देश की राजनीतिक शक्ति का बैलेंस पूरी तरह से बदल नहीं देगा? देखिए, ये महज एक गणितीय या संवैधानिक बदलाव नहीं होगा। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ होगा जो आने वाले दशकों के लिए भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। ये उत्तर और दक्षिण के राज्यों के संबंधों और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की एक नई परिभाषा तय करेगा। यार, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जब भी हमारे स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है ना, तो एक तरफ नयापन देखने की उत्सुकता होती है और दूसरी तरफ ये डर भी होता है कि कहीं कुछ जरूरी डेटा ना उड़ जाए या कोई नया बग ना आ जाए। हमारी संसद का ये संभावित अपडेट भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल, जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। और इसी दिलचस्प ऐतिहासिक सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। आगे की खोजबीन के लिए इस सवाल को हम यहीं खुला छोड़ते हैं।